नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 38 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तब उस पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखेंगे। और आज के पूरे लेक्चर में हम इसी बात पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और यही क्या रहेगा आज का हमारा एम रहेगा। अगर एम समझ में आ गया तो रोज की तरफ फटाफट से कॉल पेन निकालो और हेड डालो क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। हमने कल सेंट्रल फोर्स क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि सेंट्रल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, एफ आर, और ये क्या होता है मेरे पास आर कैप होता है। जहां आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। किस वेक्टर का, एक ऐसे वेक्टर का जो किसी एक फिक्स पॉइंट से कहां तक है, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उस पार्टिकल तक है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो इस तरह से इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है और किसी पॉइंट पर वो पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है। अब यहां पर है ऐसा कहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां मैं क्या कर दे रहा हूं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दे रहा हूं इस तरह से, और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई, क्योंकि हम सब जानते हैं कल वाले लेक्चर से, जब भी मैं सेंट्रल फोर्स की बात करता हूं, सेंट्रल फोर्स के अंडर जो पार्टिकल मूव करता है वो हमेशा एक प्लेन में मूव करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिए, और ये क्या हो गया मेरा, कोई एक फिक्स्ड सेंटर हो गया। और इस फिक्स सेंटर से अगर मैं इस तरह से वेक्टर खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल का इस टाइम पर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूं, पॉइंट पी बोल दे रहा हूं। और कल हमने डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस आर का फंक्शन होगा। साथ ही साथ ये जो मेरे पास यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, इस आर की डायरेक्शन में है। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह से हमने सेंट्रल फोर्स को डिफाइन किया था। अब अज्यूम कर रहा हूं कि इस पॉइंट पर टाइम कितना है, टी है, और कुछ टाइम बीता और ये पार्टिकल इस तरह से कर्व मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल यहाँ से इस पी पॉइंट से निकल कहाँ चला गया, इस पी प्राइम पर चला गया। और यहाँ पर जो टाइम है इसका कितना है, टी प्लस डेल्टा टी है, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब इसका जो नया पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दिस इज न्यू पोजीशन वेक्टर, लेट अस से दिस वन इज आर डैश बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो। मैंने क्या बोल दिया, इसको आर डैश बोल दिया। अब अगर मैं यहाँ पर, ये मेरे पास आर है, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना चाहूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी, तो उसके लिए ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। लेट अस से दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, डी थीटा, ने एंगल में कितना चेंज हुआ, जो पोजीशन वेक्टर है उसके एंगल में कितना चेंज आया, डी थीटा का चेंज आया। कितने टाइम में, डी टी टाइम में, यानी बहुत छोटे से टाइम में। नाउ अब अगर इस टाइप के सिस्टम के लिए या फिर इसके मोशन के लिए, इस पार्टिकल के मोशन के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाह रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, लैग्रांजियन फाइंड करना पड़ेगा या फिर हैमिल्टनियन फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लैग्रांज मैकेनिक्स का यूज करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा मैं, इसके लिए लैग्रांजियन फाइंड करूंगा। उसके बाद लैग्रांज इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका लैग्रांजियन लिखो। तो सिंस वी नो लैग्रांजियन एल, अब हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैग्रांजियन कैसे लिखते हैं ये बहुत बार पढ़ रखा है, कम से कम 3-4 लेक्चर बना रखे हैं कि हाउ टू राइट लैग्रांजियन पर। अब हमको पता है कि लैग्रांजियन कैसे लिखते हैं। अब सिंपल यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं और 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा बताओ, लैग्रांजियन एल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम, यहाँ कितना आ जाएगा, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस ये क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, और माइनस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। कल हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ आर, इस आर के मैग्नीट्यूड का फंक्शन होती है, यानी वी आर। हमने कल पढ़ा भी था कि दिस फोर्स एफ कैन बी रिटन एज माइनस का पार्शियल वी अपॉन पार्शियल आर, और यहाँ क्या आया था, आर कैप आया था। ठीक है, कुछ याद आ रही पुरानी बातें, मतलब कल की बातें, कौन सी पुरानी बातें हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया था, इस पोटेंशियल एनर्जी वी आर को डिफाइन किया था। ठीक, सॉरी ना, इसे क्या बोल दूं, कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं। अब सबसे पहले क्या करोगे, लैग्रांजियन फाइंड हो गया। लैग्रांजियन फाइंड करने के बाद ये देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं।
मेरे को साफ साफ दिख रहा है 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है। ये नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? थीटा एंड आर। अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मेरे पास 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक क्या है थीटा और दूसरा क्या है मेरे पास आर है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। बताओ साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर मैं एक सिंपल भाषा में साइक्लिक कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना चाहूं तो हमने पढ़ा था ऐसा कोऑर्डिनेट जो इस लैग्रांजियन में नहीं दिख रहा है। बताओ, या बोल सकते हैं ऐसा कोऑर्डिनेट जिसका लैग्रांजियन एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर इसी को मैं और बेहतर तरीके से कहना चाह रहा हूं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस लैग्रांजियन में कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है? आर या फिर थीटा? आंसर है थीटा नहीं दिख रहा है, थीटा डॉट दिख रहा है, लेकिन ये जो एल है वो डायरेक्टली थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि किस पर कर रहा है? थीटा डॉट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जो यहाँ पर थीटा है वो कैसा कोऑर्डिनेट है? मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अगर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू थीटा विल बी कांस्टेंट, यानी इस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा इस सिस्टम का, यहाँ पे बोलते हैं इस पार्टिकल का, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा है या नहीं? एक बात देख लेते हैं। सिंस वी नो मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम जानते हैं कैनोनिकल मोमेंटम या फिर जनरलाइज मोमेंटम पी के विल बी इक्वल टू पार्शियल एल अपॉन पार्शियल क्यू के डॉट। ये होता है ना, ये जनरलाइज मोमेंटम की डेफिनेशन है। तो यहाँ से मैंने थीटा के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा या फिर जनरलाइज मोमेंटम होगा या फिर कैनोनिकल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? ये होगा। तो ये मेरे पास एल है, इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो। तो यहाँ से मेरे पास पी थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हाफ ऑफ एम, और आर डॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट आया, और इसका कितना हो जाएगा? अगेन 0 हो जाएगा। ये 0 है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास पी थीटा इज इक्वल टू कितना है? ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट निकल के आ गया। और इसने क्या आना चाहिए? इस क्वांटिटी ने क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर इस क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये मेरे पास क्या है? एम आर स्क्वायर, और हमने पढ़ा था कुछ ऐसे, हमने डिस्कस किया था अगर ये मेरे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है तो जो एम आर होता है क्या होता है? एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और थीटा डॉट क्या होता है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड आई इंटू ओमेगा क्या होता है? जे, यानी क्या? एंगुलर मोमेंटम। यानी ये जो चीज़ यहाँ पर आ रखी है, यानी मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू दिस साइक्लिक कोऑर्डिनेट थीटा इज एक्चुअली दिस एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से मेरे पास जो पी थीटा है वो किसके बराबर है? जे के बराबर है, और जो किसके बराबर है? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर है, और जो कि क्या होने वाला है? मेरा कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि थीटा मेरा क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि जो जे है वो क्या है? कांस्टेंट है। कैसे प्रूव करूँगा? नाउ लेट मी प्रूव दिस। इसको क्या करेंगे? अब हम प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो लेट मी एट फर्स्ट राइट लैग्रांज इक्वेशन फॉर थीटा। देखो लैग्रांज इक्वेशन होती क्या है? लैग्रांज इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लैग्रांज इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल क्यू के डॉट, और यहाँ क्या आता है? माइनस का पार्शियल एल अपॉन पार्शियल क्यू के, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये क्या है? मेरी लैग्रांज इक्वेशन है, जहाँ पर के क्या है? नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पर 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर लैग्रांज इक्वेशन में कितने निकल के आएंगी? 2 निकल के आएंगी। सबसे पहले किसके लेता हूँ? फॉर थीटा। फॉर थीटा के लिए देखूंगा तो कितना आ जाएगा? ये डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट, और माइनस का पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0। देखो यहाँ थीटा तो है नहीं, तो थीटा है नहीं, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बताओ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट कितना है मेरे पास? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर है।
तो दिस इज एम आर स्क्वायर थीटा डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर किसी भी क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव 0 आंसर आता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम जे विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। ओके, और ये जो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी है, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा कोऑर्डिनेट। जब मैंने थीटा कोऑर्डिनेट लिया तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आई वो कुछ ऐसी निकल के आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आया जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो थीटा है वो क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, यानी थीटा इस लैग्रांजन का एक्सप्लिसिट, मतलब जो लैग्रांजन है वो थीटा का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पर कभी कभी एक चीज पूछी जाती है, क्या क्वेश्चन के फॉर्म लिख दें, तो ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, शो दैट इफ जे इज कांस्टेंट, जे यानी एंगुलर मोमेंटम, जे इज कांस्टेंट, देन एरियल वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि भाई एरियल वेलोसिटी क्या होती है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है हमने पढ़ा हुआ है जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स वाली लेक्चर सीरीज में। ये कौन सी लेक्चर सीरीज है, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स वाली। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जब हमने न्यूटन के लॉ लगाए थे, वहां हमने क्या पढ़ा है, एरियल वेलोसिटी को पढ़ा है। लेकिन थोड़ा बहुत अभी हम समझ लेंगे कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे कि अगर किसी सिस्टम के लिए जे कांस्टेंट है, अगर ये सा कुछ सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है, उसके लिए जे यानी एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि एरियल वेलोसिटी होती क्या है। देखो बड़ा सिंपल है एक्सप्लेन करना। अगर ये मेरे पास आर है और टी टाइम पर ये आर यूनिट वेक्टर यहाँ था और टी टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया, और यहाँ से यहाँ जाने में इसने क्या किया, कुछ एरिया स्वेप्ट किया। इस आर वेक्टर ने एरिया जिस रेट से स्वेप्ट किया या फिर जिस रेट से कवर किया उसी को हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज रेट एट विच आर वेक्टर इज स्वेप्टिंग एरिया, यानी आर वेक्टर्स जिस रेट से एरिया को स्वेप्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। नाउ मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर मैं ये बोलूं कि जब ये आर वेक्टर जब यहां से यहां गया उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, लेट अस से दिस एरिया इज इक्वल टू डी ए। इसको दोबारा बना दो यहां पर मैं, तो कुछ इस तरीका केस है मेरे पास, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये इनिशियली कहां पर था, यहां पर था पॉइंट पी, और ये आर वेक्टर है, और फिर यहाँ से कहाँ चला गया, इस पी प्राइम में चला गया, और ये कुछ ऐसा हो गया। ये मेरे पास क्या है, आर प्राइम वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। यहाँ पर टाइम क्या है, टी है, यहाँ टाइम कितना है, टी प्लस डेल्टा टी है, और अज्यूम कर लो ये जो एरिया है वो कितना है, डी ए है। अगर मैं रेट ऑफ स्वेप्टिंग ऑफ एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा, और यही क्या है, मेरी एरियल वेलोसिटी है। और मुझे निकालना है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है, मेरी कांस्टेंट होने वाली है। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर अजम्पशन लेना पड़ेगा। अजम्पशन क्या है कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है बहुत कम है। अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है तो ये जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी ये भी क्या होगी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जो, वो भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। होगा नहीं होगा, आंसर आज ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो क्या है, एक एग्जेजरेटेड केस है, मैंने जानबूझकर इसको बड़ा बना रखा है। एक्चुअल में ये पी पॉइंट और पी प्राइम, ये पी पॉइंट है और ये पी प्राइम पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। अगर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो अगर मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचूँ, किस पर, यहाँ पर, और इस तरह से लाइन खींचूँ और ये बोलूँ कि ये जो मेरे पास वेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर नॉर्मल खींचूंगा यहाँ से यहाँ तक तो ये भी किसके बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर वेक्टर के बराबर होगा नहीं होगा। ओके, तो ये क्या होगा, मेरा एंगल, और ये जो मेरे पास लाइन है ये किस तरह काम करेगी,
एक आर्क की तरह काम करेगी। और ये अजम्पशन तभी ले सकते हैं जब यहाँ पर क्या होगा, dt होगा, या उसके टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, या बोल सकते हैं इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल होगा। क्लियर है बात। यहाँ बोल सकते हैं इस पॉइंट P और P प्राइम के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इनफाइनेटली स्मॉल है। तभी हम यहाँ पर अजम्पशन ले सकते हैं कि ये जो एरिया है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ, यानी ये O से P, फिर P से इसको मैं M बोल दूँ, तो OPM ये एरिया लो, या फिर OPP प्राइम इसका एरिया लो, एक ही बात हुई। क्यों? क्योंकि जो P और P प्राइम पॉइंट हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो अगर मैं ये एंगल है, सॉरी ये एंगल है, ये रेडियस है, तो ये आर्क है, तो ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ। दिस आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, यानी कितना आ गया आर इंटू डी थीटा। तो इसका एरिया डी ए विल बी इक्वल टू, सिंगल ट्रायंगल है तो कितना आ जाएगा 1/2 आधार, यानी कितना आ जाएगा आर इंटू परपेंडिकुलर, यानी कितना आ जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से मेरे पास डी ए इक्वल टू कितना आ गया, ये हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। एक काम करो, दोनों ओर डी टी से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर एंड दिस इज डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, एंड दिस इज डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। ये मेरे पास क्या है, एरियल वेलोसिटी है, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब देखो हम जानते हैं m कांस्टेंट होता है पहले से, m इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, इसका मतलब दिस आर स्क्वायर थीटा डॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट, आर स्क्वायर थीटा डॉट। अगर मैं इसको m को इधर भेज दूंगा तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो सिंस वी नो फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है। अगर आर स्क्वायर थीटा डॉट कांस्टेंट है और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो तब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी निकल के आया, वो क्या निकल के आया, कांस्टेंट निकल के आया। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर रहा है, या फिर कोई एक पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल फोर्स, और उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या फिर कांस्टेंट है, तब उसकी एरियल वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये हमारा क्या है, केपलर लॉ भी है। आगे हम पढ़ेंगे केपलर्स ऑर्बिटल लॉ के बारे में, और ये केपलर्स लॉ है वो भी कौन सा वाला, सेकंड लॉ। दिस इज अवर केपलर सेकंड लॉ, जो कि आने वाले लेक्चर में हमारे पास आएगा कि इसे क्या कहते हैं हम, केपलर्स सेकंड लॉ कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है। क्लियर बात, ओके। नाउ अभी तक हमने सिर्फ थीटा के साथ खेल रहे थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आर के साथ खेलते हैं, या बोल सकते हैं अभी हमने क्या किया, लैग्रांज इक्वेशन किसके लिए लिखी, थीटा के लिए लिखी, अब किसके लिखेंगे, आर के लिए। नाउ यहाँ तक लिख दिया, इसको मिटाऊँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिटाते हैं इसको, ठीक ना। अब लिख के चलो लैग्रांज इक्वेशन, या फिर इसको ऐसे बोल दो, फॉर आर था, अब इसको ऐसे बोल दो फॉर थीटा था, अब इसको बोल दो फॉर आर। तो आर के लिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ पार्सल एल अपॉन पार्सल आर डॉट, फिर माइनस कितना आ जाएगा, पार्सल एल अपॉन पार्सल आर, दिस विल बी इक्वल टू 0। ओ तो लैग्रांजियन चाहिए था मेरे को, लैग्रांजियन मिटा दिया मैंने, लेकिन आपके पास है, ठीक है। लैग्रांजियन क्या था मेरे पास, हाफ ऑफ एम, दिस इज आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या साइन था, माइनस का, और ये कितना था मेरे पास, वी आर था। अगर मैं ऐसे कर निकालूँ, पार्सल एल अपॉन पार्सल आर निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू आर डॉट निकालें, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एम आर डॉट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से पार्सल एल अपॉन पार्सल आर निकालूंगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका भी होगा, तो कितना आ जाएगा, ये एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, सही कर रहा हूँ मैं, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और फिर ये कितना आ गया, माइनस का पार्सल वी अपॉन कितना आया, पार्सल आर आया, ठीक। अब एक काम करो, इन दोनों को उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास d बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये एम आर डॉट, फिर माइनस का दिस इज एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर आया, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज पार्सल v अपॉन पार्सल r, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया मेरा, 0 के बराबर आ गया। क्लियर है बात, ओके।
नाउ अब यहाँ पर इसको m कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट है तो m यहाँ रहेगा और ये कितना हो जाएगा r डबल डॉट हो जाएगा और माइनस का दिस इज m r थीटा डॉट का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया ये पार्शियल v अपॉन पार्शियल r एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ से m r स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू कितना है मेरे पास j है। सिंस वी नो j इक्वल टू मेरे पास कितना है m r स्क्वायर थीटा डॉट, तो यहाँ से मेरे पास थीटा डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा j अपॉन m r स्क्वायर आ जाएगा। उस तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ पार्शियल v अपॉन पार्शियल r लिखूँ तो ये मेरे पास क्या था माइनस का पार्शियल v अपॉन पार्शियल r इक्वल टू एफ आर था, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ पार्शियल v अपॉन पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस का एफ आर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी फिर, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा ये एम आर डबल डॉट एंड माइनस का कितना आया एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये दिस इज जे स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा एम स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक, और ये कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर माइनस का एफ आर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया एम आर डबल डॉट एंड माइनस का, देखो इस m से ये m कैंसिल हो गया एक बार, इससे ये कितने बार कैंसिल हो गया 3 बार, तो माइनस का दिस इज जे स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया ये m r की पावर 3 एंड माइनस का एफ आर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, ये कितना आ जाएगा देखो एम आर डबल डॉट दिस विल बी सॉरी इसको माइनस कर दो यहाँ पर माइनस दिस इज जे स्क्वायर अपॉन में कितना है एम आर की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू एफ आर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन वी अज्यूम जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर, और इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर, अभी 1 हुई नहीं तो इसको 1 बोल दो। ठीक है, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले लेक्चर में हम इसका क्या करेंगे सीधे सीधे यूज करेंगे कि दिस एम आर डबल डॉट माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3 इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, समझ में आई बात, जहां एफ आर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स है। ओके सॉरी, अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे जरा समझते हैं। देखो एक काम करते हैं, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है नाउ मॉडिफाइंग इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट एम आर डबल डॉट, इसे मैं क्या करता हूँ इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना दिस इज जे स्क्वायर दिस वन इज एम आर की पावर 3 और ये एफ आर था ना, और इस एफ आर को फिर से वही लिख दो क्या माइनस का पार्शियल v अपॉन पार्शियल r। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक पर्पज है। अभी समझ में आया क्या पर्पज है। ये मेरे पास क्या आ गया देखो एम आर डबल डॉट दिस विल बी इक्वल टू, ये जो टर्म है इसे मैं ये लिख सकता हूँ देखो माइनस का 1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल r ऑफ जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। देखो इसे सॉल्व करोगे ना आंसर ये आएगा। ठीक है, देखो 1/r स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट होंगे सब, जे स्क्वायर कांस्टेंट एम कांस्टेंट, 1/r स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ऊपर जाएगा आर की पावर -2 क्या आएगा -2 इधर आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1/r की पावर 3 आएगा। तो सिर्फ ये मतलब दोबारा से यही आ जाएगा, यानी ये लिखो एक ही बात हुई। फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन और ये क्या हो जाएगा मेरे पास पार्शियल v अपॉन पार्शियल r हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर इतना ठीक है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, यहाँ से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कैसा दिस एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी पार्शियल आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ भी आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो दोनों को मैं एक साथ लिख दूँ तो पार्शियल ओवर पार्शियल आर और माइनस साइन भी बाहर ले लो तो अंदर कितना बच जाएगा ये बच जाएगा जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर और माइनस साइन बाहर आ गया तो प्लस कितना हो गया ये v हो गया। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो। देखो इस चीज़ को मैं एक काम कर रहा हूँ, एक मैथमेटिकल स्टेप है। स्टेप क्या है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर डॉट, लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाई आर डॉट। आर डॉट का मतलब वेलोसिटी सिंपल, यानी आर का टाइम डेरिवेटिव, टोटल टाइम डेरिवेटिव। तो कितना आ जाएगा ये एम आर डॉट आर डबल डॉट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्शल ओवर पार्शल आर, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया ये वी आ गया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा आर डॉट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर डॉट, ऐसा कुछ था। नाउ अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, डी बाई डी टी ऑफ 1/2 एम आर डॉट का स्क्वायर। इसे आप ओपन करोगे ना, यही आंसर आएगा। देखो कैसे, 1/2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, r डॉट के स्क्वायर का। जब मैं r डॉट का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 2r डॉट आएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा इधर वाला। फिर किसका होगा r डॉट का, तो r डॉट कितना हो जाएगा r डबल डॉट, और यही आ जाएगा आंसर। अब दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखने को जा रहा हूँ, अभी आप सिर्फ सुनना, फिर मैं समझाऊँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ जे स्क्वायर अपॉन एम आर, सॉरी यहाँ 2 भी होगा ना, ये 2 उड़ गया कहीं, ये आएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस वी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा ज़रा समझो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको समझना है आपको, ठीक है। ओके देखो, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को जो इस ब्रैकेट के अंदर, ये सेम चीज़ है, ये है, मतलब ये लिखो एक ही बात हुई। ये जो फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर ये सेम है, ये यहाँ भी, और मैंने इसको ऐसा लिख दिया, और ऐसे में इसको मैं ऐसा कैसे लिख पा रहा हूँ ये समझो। मैं इस पूरे को एक फंक्शन x बोल दूँ या फिर कुछ भी बोल दूँ, इसको मैं कोई एक फंक्शन a बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए, कि ये जो मेरे पास फंक्शन है यानी जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस वी, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और एक किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि आर है, तो इसका मतलब दिस ए इज ए फंक्शन ऑफ आर। किसका फंक्शन है, ये आर का फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, डी ए निकालूँ, तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। पहले क्या होगा, इस ए का पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, यानी क्या निकलेगा ये पार्शियल ए अपॉन पार्शियल आर। फिर क्या होगा, इस आर का टोटल डेरिवेटिव यानी कितना आ जाएगा, ये डी आर आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी टी, सॉरी डिवाइड बाई डी टी, तो इसे मैं क्या रखता हूँ, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ए ओवर पार्शियल आर, और इंटू कितना आ गया डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल ए ओवर पार्शियल आर इंटू कितना आ गया, ये आर कैप आ गया। ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है। देखो ये लिखो, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कौन सा वाला हो गया, लेफ्ट हैंड वाला। या फिर ये लिखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन सा हो गया, राइट हैंड वाला, एक ही बात है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस होल डेरिवेशन। इस पूरे डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि कैसे मैंने इसको ऐसा लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि जो ए है ना, ए एक फंक्शन है, और किसका फंक्शन है, ये आर का फंक्शन है। जब मैं इसका टोटल डेरिवेटिव निकालूंगा, पहले क्या होगा, इसका आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर आर का क्या निकलेगा, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आंसर के बहुत करीब पहुँच गए हैं, ठीक। तो मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। आंसर है क्या, मतलब जो डेरिवेशन का अंतिम चरण है उसमें पहुँच गए हम। आंसर जैसे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, हम सिर्फ क्या निकाल लें, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लें। तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये इधर से निकल के आ गया मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ हाफ ऑफ एम आर डॉट का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ किसका, यह है मेरे पास क्या, जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया, ये भी आ गया। इसको इधर ले आओ, तो डी बाई डी टी इधर भी है, डी बाई डी टी इधर भी है, तो दोनों को एक साथ लिख दूंगा मैं। तो डी बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये हाफ ऑफ
एम आर डॉट स्क्वायर, फिर प्लस का जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस का वी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन का, इस पूरी क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस वी, दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कितना होगा मेरा? ये क्वांटिटी क्या होगी मेरी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब इस क्वांटिटी में ये क्या है? देखो, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, साफ साफ दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और हम सब जानते हैं ये मेरे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो भाई ये क्या है? ये जो बीच में एक नया टर्म आया, ये टर्म क्या है? बड़ा सिंपल है इसको निकालना। कैसे निकालोगे? जे की वैल्यू पुट कर दो। वैसे समझ में आ गया होगा लोगों को, मतलब बहुत से बच्चों को, कि ये क्या होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर जे की वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू कितनी होती है? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यानी एम स्क्वायर आर की पावर 4 और थीटा डॉट का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस वी, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज ई। इस कांस्टेंट को मैं क्या बोल दिया? ई बोल दिया। तो यहाँ से मेरे पास m से एक m कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m, दिस इज आर डॉट स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ दिस इज m आर स्क्वायर, दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर प्लस v, दिस इज इक्वल टू e। ठीक, और e क्या है? कोई एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाएगा? बताओ अब क्या निकला? ये हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा फील नहीं आ रही इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कितना? थीटा डॉट, यानी क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, बिकॉज थीटा डॉट क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, और प्लस का वी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मेरे पास क्या है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, और ये मेरे पास क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये मेरे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और तीनों का सम क्या होता है? ई होता है। ई यानी टोटल एनर्जी। तो ई यहाँ पर जो है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी, और जो कि क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ में आ रही बात? तो इस सिस्टम के लिए इन तीनों एनर्जी का सम कितना होगा? कांस्टेंट होगा। और कभी कभी बुक में इन दो एनर्जी को कंबाइनली क्या बोल दिया जाता है? काइनेटिक एनर्जी बोल दिया जाता है। यानी इस पूरे टर्म को, यानी इन दो टर्म को मिलाकर काइनेटिक एनर्जी, और इसको इकलौता पोटेंशियल एनर्जी। और ये तीनों का टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जो किसके बराबर होगा? सिस्टम की, या बोल सकते हैं इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या पता चला? कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये समझ में आ रही बात आपको? और ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था। तो जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, फिर जब उनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पहले वाले इक्वेशन से क्या निकल के आया? कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो कहाँ है? जो कि मिट गया है शायद, यानी जे इक्वल टू क्या निकल के आया? कॉन्स्ट। पहला केस क्या निकल के आया? पहली चीज़ क्या निकल के आई? जे इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरी चीज़ क्या निकल के आई? टोटल एनर्जी ई, यानी इन तीनों का सम, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। और इन दोनों को, इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन जे के लिए निकल के आई थी, इनका एक और नाम होता है फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे देता है कि फॉलोइंग में से कौन सा फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन है। अब वहाँ हम इंटीग्रेशन ढूंढ रहे होते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? उस क्वांटिटी से हुआ जो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। और इस केस में क्या है? वो पहला क्या है? एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा क्या है? टोटल एनर्जी ई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। क्लियर बात? ओके। नाउ आने वाले लेक्चर में ये जो डेटा आज हमने कलेक्ट किया है, इनका हम क्या करेंगे? डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया था, एक ये इक्वेशन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ क्या है? माइनस साइन है, ध्यान देना। और ये मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स है। ठीक है। सिमिलरली एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये जो चीज़ है क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा?
काइनेटिक एनर्जी, एक तो लीनियर मोशन वाली, दूसरा रोटेशनल मोशन वाली, दोनों आएंगी। ठीक, तो ये क्या है आज का हमारा लेक्चर है। अगर हम सीखना चाहें, आज हमने क्या सीखा, बोलना चाहें लास्ट में, तो हमने ये सीखा कि जब भी हमें क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी होती है अंडर सेंट्रल फोर्स यूजिंग लैग्रांज मैकेनिक्स, कौन कौन से स्टेप हमने क्या किए, यूज किए, वही क्या था आज का हमारा लेक्चर था। हाँ, किसी बच्चे को हो सकता है कठिनाई हुई हो, और उसी बच्चे को कठिनाई हुई होगी जिसने ये लेक्चर आज पहली बार देखा है, और इसके पीछे के जो कितने लेक्चर हैं, 37 लेक्चर हैं, उनमें से उसने एक भी नहीं देखा है, तभी उस बच्चे को परेशानी हुई होगी। आइंदा मतलब अगर ऐसा नहीं है, अगर उसने सारे लेक्चर देख रखे हैं, तो मेरा विश्वास मानो ये लेक्चर उसको क्या लग रहा होगा, हवा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन कुछ स्टेप को छोड़कर, जैसे एक स्टेप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये जो चीज़ मैंने नहीं बताई आज यहाँ पर इक्वेशन, इनको छोड़कर जितने भी स्टेप थे, लैग्रांज निकालना, लैग्रांज इक्वेशन का यूज करना, कैनोनिकल मोमेंटम निकालना है, बोल सकते हैं जनरलाइज मोमेंटम निकालना, ये हमने न जाने कितनी बार कर दिए इस पूरी लेक्चर सीरीज में। तो ये तो क्या था आपके लिए, बाएं हाथ का खेल था, यानी आसानी से हो जाना था। ठीक, तो एक आसान से लेक्चर की क्या होती है, यहाँ पर समाप्ति होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।